गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 था, राइट? बता देना, क्वेश्चन नंबर 13 ही सॉल्व किया था ना। मैंने बोला था उसे मार्क करके रखना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 था ना, क्वेश्चन नंबर 13 था। मैंने बोला था एक बार आप रिवाइज कर लेना, उसे खुद से एक बार रिवाइज कर लेना। होप सो आपने रिवाइज किया होगा। वो इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना आपने कर लिया, वो क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिया तो लगभग सभी एडजस्टमेंट उसमें कवर हो जाते, क्योंकि उसमें क्या था, बॉन्ड्स भी था और शेयर्स भी थे, दोनों के एडजस्टमेंट्स थे। तो इस वजह से ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हम सिलेक्ट करके रखेंगे कि जिससे एक दो तीन प्रॉब्लम भी सॉल्व किए ना तो भी अपना क्या है कि पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। मतलब दो तीन प्रॉब्लम भी सॉल्व किए तो पूरे चैप्टर के एडजस्टमेंट रिवाइज होनी चाहिए। ऐसे मार्क करके रखेंगे जिससे क्या हो जाएगा, अब एग्जाम से पहले आपको एक टेंशन नहीं आएगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, सो एग्जाम के टाइम पे क्या पढ़ना है। अब मैंने जो मार्क करके दिया उतने क्वेश्चंस पढ़ लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वो क्वेश्चन में सभी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। तो ये उसका लॉजिक है। हाँ, जब आप रेगुलर स्टडी करते हो तो रेगुलर स्टडी के टाइम पे आप एक काम कर सकते हो, ये तीन क्वेश्चन, दो तीन जो भी मार्क कर दूंगा मैं, ठीक है, कभी एक होगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन चैप्टर, कि एक होगा, दो होंगे या तीन होंगे। तो एक हो गया तो उसे सॉल्व करना है, जो मैंने मार्क करके दिया उसे सॉल्व करना है और बाकी के गो थ्रू कर लेना। दो किए तो उतने सॉल्व कर लेना, बाकी गो थ्रू कर लेना। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है 20, फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन है बड़े बड़े, बराबर, उसमें से मैंने आपको दो मार्क करके दिए, तो ये दो आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना, लगता है तो ये दो दो बार सॉल्व कर लेना, और बाकी जो 18 है वो आप गो थ्रू कर लेना। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि 18 में आपको वही एडजस्टमेंट मिलेंगे जो आपने लगभग दो में कवर किए, जस्ट हम कोई एडिशनल एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गई, इस वजह से बाकी क्वेश्चन जो है गो थ्रू कर लेंगे। गो थ्रू मतलब क्या, चेक कर लेंगे उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं मिल रही क्या, या ऐसा भी कर सकते हो बाकी 18 क्वेश्चन में कोई आपको नई एडजस्टमेंट मिलती है, उस एडजस्टमेंट को मार्क करके रख सकते हो, ताकि एग्जाम के टाइम में देखो आपकी जो पढ़ाई है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चलनी चाहिए, कि एग्जाम के टाइम पे आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो 3 घंटा और एग्जाम से पहले वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका रिजल्ट बहुत हद तक डिसाइड होता है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वैसे कोई अलग है, कुछ डिफिकल्ट है ऐसा तो नहीं लगता है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने शेयर्स का भी पढ़ लिया और बॉन्ड्स का भी पढ़ लिया। तो यहां पे देखो, ऑन 1 अप्रैल 2009 एक्स वाई लिमिटेड हैज 15,000। आज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम, चलेगा ना? क्या लगता है आपको? स्पीड बढ़ाए, क्योंकि जो बेसिक था, कंसेप्ट था, कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन सब हो गया ना। मतलब अभी जो है, अभी आप जो पढ़ोगे मोस्टली आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, तो अभी फटाफट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको, अभी बढ़ा सकते हैं? बोलिए। यस, मतलब उतना एक आ गया ना कि हाँ ठीक है, कुछ कैलकुलेशन हमें समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी और इक्विटी शेयर्स में तो कोई टेंशन वाली बात वैसे भी नहीं है, हमने पहले से देखा है। देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 अप्रैल 2009 एक्स वाई लिमिटेड हैज 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। देखो, एक्स वाई लिमिटेड के पास एबीसी लिमिटेड के शेयर्स है, मतलब इन्वेस्टमेंट किसने की है, एक्स वाई लिमिटेड ने, किसमें, एबीसी लिमिटेड, एट बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। मतलब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट कभी भी इन्वेस्टर की बुक में बनाते हैं। इन्वेस्टर कौन है यहां पे बोलो, हु इज इन्वेस्टर? एक्स वाई लिमिटेड। कौन है? एक्स वाई लिमिटेड है। आगे, एट बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर, जिसकी फेस वैल्यू है 10 पर शेयर। ऑन 1 जून 2009 एक्स वाई लिमिटेड एक्वायर्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो ऑल शेयर्स एक्वायर किए गए 5,000 एबीसी लिमिटेड के फॉर ₹1,00,000। बराबर, 5,000 शेयर्स, मतलब देखो 1,00,000 रुपीज में लिए, 1,00,000 में लिए 5,000 शेयर्स, मतलब एक शेयर कितने में पड़ा, बोलो फटाफट, आंसर देते रहना साथ में। कितने में पड़े एक शेयर? 1,00,000 में आपने 5,000 शेयर्स लिए, तो कितने में एक शेयर पड़ा? 5,000 शेयर्स 1,00,000 में मिले, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आ जाता है बोलो, 20 रुपीज। कितने में? 20। लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट में उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, बट जिस प्राइस पे या जो प्राइस शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड है वो प्राइस तो चेंज नहीं होती ना, वो फेस वैल्यू कहा जाता है उसे, या नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है। ABC Limited announced bonus and right issue. Bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5. बोनस कैसे दिया? 1 इक्विटी फॉर एवरी 5, मतलब 5:1, 5 के बदले में 1 मिलेगा। आपके पास 5 शेयर्स हो तो आपको 1 मिलेगा। राइट शेयर्स आर टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 सितंबर 2009। राइट शेयर्स इशू किए जाएंगे
द कंपनी विल इशू 1 राइट शेयर फॉर एवरी 6 शेयर, मतलब जिनके पास 6 शेयर्स होंगे उनको एक राइट मिलेगा, एक शेयर्स लेने का राइट मिलेगा 20% प्रीमियम। मतलब देखो फेस वैल्यू 10, शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है 10, और कंपनी बोल रही है 20% प्रीमियम, तो 20% ऐड कर दो, मतलब 12 रुपीज में आप परचेस कर सकते हो अगर आपको शेयर्स लेने हैं। और राइट्स आप डायरेक्टली बेचते हो तो आगे बताया होगा नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज शेयर्स, क्लियरली बताया ये शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे नहीं होगा, याद रखना उन्होंने खुद ही बोला है। भले इंटरिम हो फाइनल, फाइनल तो इसके ऊपर आता ही नहीं क्योंकि फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए अभी मिलता है ना, तो लास्ट ईयर में जो शेयर्स एग्जिस्टेंस में थे उसी के ऊपर आपको फाइनल डिविडेंड मिलेगा। ये राइट शेयर्स बोनस शेयर्स अभी इश्यू हो रहा है तो इसके ऊपर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, ये याद रखना। बट इंटरिम डिविडेंड अगर आगे बोला होगा इनकेस इंटरिम डिविडेंड बोला होगा तो उसका भी आपको नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है, उन्होंने बोला नो डिविडेंड वॉज पेएबल, क्लियरली बोला इसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, मतलब ये कौन सा साल हो गया 31 मार्च 2009, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट किया ना, मतलब 31 मार्च 2009 मतलब उससे पहले वाला, मतलब ये लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है। वेर डिक्लेयर्ड बाय एबीसी लिमिटेड, फाइनल डिविडेंड है, ये कौन सा डिविडेंड है फाइनल है, which was received by XY Limited on 31st October 2009। XY Limited हाफ ऑफ द राइट्स उन्होंने लिए, टुक अप मतलब ले लिए, टुक अप हाफ द राइट इशू, सोल्ड रिमेनिंग राइट्स एट 8 पर शेयर, और बाकी राइट जो है आधे आधे खुद ले लिए और आधे क्या कर दिए बोलो, आधे खुद ले लिए और आधे क्या कर दिए लोगों को दे दिए, लोगों को मतलब क्या किसी और को बेच दिए, 8 रुपए पर शेयर में बेच दिए। सोल्ड हाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2010 एट 1 जनवरी 2010 पे उन्होंने आधी शेयर होल्डिंग, जितने उनके पास शेयर्स थे उसके आधे शेयर्स सेल किए, एक शेयर की कीमत 16.50 पर शेयर, ब्रोकरेज बीइंग 1%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ XY लिमिटेड फॉर द एंडेड 31 मार्च 2010। अभी एज्यूमिंग दैट शेयर्स बीइंग वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना है, मतलब जितने शेयर्स है उसकी कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो नया है, बराबर ना, कुछ भी नहीं है जो नया है, क्योंकि हमने एक बार मेन प्रॉब्लम पढ़ लिया ना, मास्टर प्रॉब्लम टाइप का एक पढ़ लिया ना, उसमें सभी एडजस्टमेंट्स लगभग हो जाते हैं, इस वजह से बाद में ऐसा कुछ बचता नहीं कि कोई नई एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसमें क्या अलग लगता है, एक बात मुझे बताना, ये 1% जो ब्रोकरेज है वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर लगेगा या सिर्फ सेल के ऊपर लगेगा, बोलो, ये आपसे मुझे जानना है। दिस 1% brokerage will be applicable on all transactions or only on sale transaction, ये 1%, बोलो सभी, सिर्फ सेल ना, क्यों क्यों, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन के सामने दिया है, ऐसा नहीं बोला कि सभी ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है, एक ट्रांजैक्शन के सामने बोला है 1% उसका ब्रोकरेज है, बाकी केस में तो बोला ही नहीं है, और बाकी केस में बोला नहीं, इस वजह से वहां पे क्या कि ब्रोकरेज नहीं लगेगा। याद रखना यहां पे एक सिली मिस्टेक हो जाती है, बहुत सी बार हम ठीक से पढ़ते नहीं और 1% हर ट्रांजैक्शन के ऊपर लगा लेते हैं, ऐसी गलती होती है, ये जल्दबाजी में होती है, इसे हम बोलते हैं सिली मिस्टेक, ठीक से पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ठीक से पढ़ते जाओ, 1% जो है वो हर ट्रांजैक्शन के लिए है या एक ट्रांजैक्शन के लिए, यहां पे तो एक ट्रांजैक्शन के सामने लिखा है, इस वजह से सिर्फ सेल के ऊपर लगेगा। चलो फटाफट क्या बनाओ, यहां पे बनाओ अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट in the books of XY Limited, in the books of XY Limited। चलो एकदम क्विक, अभी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हमें। in the books of XY Limited, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बीस्ट मोड एक्टिवेट कर दो, बीस्ट मोड ही बोलते हैं ना, ये अपना रजनीकांत मोड अपने लैंग्वेज में। चलो फटाफट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कहीं पे मैं स्पीड बढ़ाता हूं आपको लगता है कि नहीं सर कुछ समझा नहीं तो बता देना, क्योंकि अभी एक सभी एडजस्टमेंट डिस्कस हो गए तो इस वजह से मैं स्पीड बढ़ा हूं। स्टार्टिंग में हम स्लोली चले, हर चैप्टर में ऐसे ही करते हैं, स्टार्टिंग में हम स्लोली चलते हैं और एक बार सभी एडजस्टमेंट हो गए उसके कुछ क्वेश्चन हो गए तो हम स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक आपको आपके आंसर से ही पता चलता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई। जैसे कि जो आंसर्स आते हैं मोस्टली करेक्ट आते हैं, आपसे बहुत रेयरली मुझे गलत आंसर मिले, रेयरली या शायद से है ही नहीं, हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और डिटेल में चाहिए था, कम दे दिया, ऐसा हो सकता है, बट आपने अभी तक करेक्ट आंसर्स दिए तो अच्छी बात है ये। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर्स ऑफ
एबीसी लिमिटेड। किस किस का हो गया फॉर्मेट रेडी? है कोई ऐसा? फॉर्मेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। स्टूडेंट कुछ गलती करते हैं कि फॉर्मेट बनाने में बहुत स्लोली बनाते हैं। ये फटाफट लाइंस खींचने हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है उसके लिए मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाँ, फॉर्मेट बनाना है, ऐसा नहीं कि मतलब फॉर्मेट बनाए बिना आप लिखोगे, क्योंकि कुछ समझेगा ही नहीं और फॉर्मेट नहीं हो तो। लेकिन फॉर्मेट के लिए कुछ अलग से ऐसे कोई मार्क्स अलोकेटेड होते हैं, ऐसा है नहीं। इस वजह से ये जितना क्विकली आप बना सकते हो उतना क्विकली बनाना है, ताकि कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ के आए एग्जाम में टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से, ऐसा ना हो। सर कितनी जगह छोड़नी है? यही 10 12 लाइन छोड़ दो, 12 लाइन्स। हाँ, ये स्टार्टिंग में इशू आता है कितनी लाइन छोड़नी है, तो मैं जनरली बताता हूँ। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था, ये स्टूडेंट ने बोला था, वो ऑलरेडी उसने एग्जाम दी थी, वो क्लियर नहीं हुआ था। तो उसका कहना था सर एक फायदा है फेल होने का, ये पता चलता है कितना स्पेस छोड़ना है, कितनी जगह छोड़नी है। बट उसका टेंशन मत लो, आप उसके लिए कुछ फेल होने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली इक्विटी शेयर्स के लिए कितना लगता है, जनरली बॉन्ड्स के लिए कितना लगता है। वही एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, नंबर्स, डिविडेंड एंड रुपीज, अमाउंट, डेट। रेडी? किसका कौन रेडी है? हो गया? लेट्स स्टार्ट। करें स्टार्ट? सर आपका तो होने दो पहले, इतनी जल्दी क्या है सर? नहीं, यहां पे हम अगर थोड़ा सा स्पीड दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आदत पड़ जाएगी, बराबर? तो जब भी आप बनाते हो, मतलब घर पे आप, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं कि आपको अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आप घर पे जो होमवर्क सॉल्व करते हो, वो होमवर्क को टाइम लगा के सॉल्व करो। मतलब पहले देख लो एक बार पुराना जो मैंने क्लास में सॉल्व किया उसे देख लो एक बार, और उसके बाद में जब आप जो होमवर्क है वो सॉल्व करने बैठोगे ना, टाइम लगा के बैठो। ओके, तो ऑटोमेटिकली आदत पड़ती है। जब अपने हमने अगर टाइम नहीं लगाया तो अपने पास कुछ लिमिट ही नहीं ना, तो हम स्लोली स्लोली चलते हैं। तो उससे बेटर अगर अपने टाइम लगाया हो ना, तो फायदा क्या होता है, दिमाग में एक चलता रहता है कि नहीं हमें 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इसके लिए 10 मार्क के लिए कितने टाइम टाइम अलोकेटेड होता है? 10 मार्क के लिए कितना टाइम अलोकेटेड होता है? सिंपल है, कैसे कर सकते हैं? 180 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स, 180 मिनट्स फॉर 100 मार्क, मतलब पर मार्क कितना? 1.8। पर मार्क कितना? 1.8 मिनट्स। मतलब लगभग लगभग आप 10 मार्क के लिए समझ के चलो, एक 18 मिनट्स के आसपास टाइम मिलेगा, उसमें से 1 2 मिनट पढ़ने में चले जाएंगे, मतलब 16 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलता है। तो वैसे एक टाइम लगा देना, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो, और वो सॉल्व करने की कोशिश करना। आपने ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ना, तो आपको एग्जाम में टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्पीड ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो चुका होगा। ये आप कर सकते हो, ये एक मैंने ट्रिक बता दी और बहुत से स्टूडेंट के लिए ये यूजफुल रही है आज तक। क्लियर? तो मतलब चलो घर पे अभी टाइम है तो कर लेंगे स्लोली सॉल्व, ऐसा नहीं, वहां पे भी टाइम लगा दो तो ये आदत पड़ जाती है इन बिल्ड अपने में। तो चलो बोलो, पहला गया 2009। चलो यहां पे ओपनिंग बैलेंस अपने पास 1 अप्रैल 2009 15,000 इक्विटी शेयर्स। 1 अप्रैल 2009, 2009 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,000, और कितने में लिया था बोलो? 15 ईच, मतलब 15,000 शेयर्स और 15 ईच इंटू 15, 2,25,000। इसका आपको डिविडेंड लिखना है क्या अभी? डिविडेंड अभी लिखना है क्या इसका? नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि डिविडेंड तभी लिखा जाता है जब वो डिक्लेयर होता है। उसके बाद में आगे आगे
ऑन 1 जून 2009 XY लिमिटेड एक्वायर्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स, और 5,000 शेयर्स ले लिए 1 जून 2009 को। ओके, एबीसी लिमिटेड फॉर 1 लाख। तो चलो इन्वेस्टमेंट आ गई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है, तो इस वजह से 1 जून टू बैंक, कितना 5,000 नंबर्स में, और यहां पे 1 लाख। सबसे अच्छी बात इक्विटी शेयर्स की क्या है, बार बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के केस में यही दिक्कत है कि हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तभी हम लिखेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आगे क्या है, बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5। बोनस शेयर्स के केस में हम पैसे देते हैं क्या, बोलो, बोनस के केस में पैसे देते हैं या पैसे देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते। अगर पैसे देने नहीं पड़ते तो उस वजह से अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, बट नंबर्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड तो आना चाहिए, क्योंकि बेचे जब जाएंगे ना तो कुछ शेयर्स बोनस में से बेचे जाएंगे, कुछ शेयर शायद से पहले से जो बचा हुआ उसमें से बेचे जाएंगे, बराबर। तो इस वजह से यहां पे नंबर लिखना है 1 जुलाई। अभी अपने पास कितने शेयर्स है, देखो 15,000 प्लस 5,000 कितने हो गए, आप ये बता देना कितने बोनस मिलेंगे। अभी आप बताओ कितने बोनस मिलेंगे, बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे, 5 के बदले में कितना मिलेगा, बोलो 5 के बदले में कितना मिलेगा, 1, बराबर, ये रेशियो है। तो अभी अपने पास कितने हैं, उसको 5:1 कर दो, 5 के बदले में 1 मिलेगा, तो जो अपने पास शेयर्स है 15 प्लस 5 कितना, कितना 4,000, बराबर, राइट, परफेक्ट। तो यहां पे लिखो 2 बोनस 4,000। कैसे आया 4,000, आप नोट दिखा सकते हो नीचे, वर्किंग नोट 1, अमाउंट में कुछ भी मत लिखो, ₹4,000 कितने, 4,000 शेयर्स, डन। 4,000 शेयर्स। मुझे यही चाहिए कि जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तो आपको लगना चाहिए कि 10 मार्क तो फिक्स है, अपने फिक्स है, ये मिलेंगी। इवन दो मतलब देखो कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने हर पॉइंट जो है ना वो रिपीट किया बार बार, इस वजह से आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि कम इंटरेस्ट क्या है, एक्स इंटरेस्ट क्या है, एक्स इंटरेस्ट हो तो क्या करना चाहिए, कम इंटरेस्ट हो तो क्या करना चाहिए, ये बातें वहां पे कंफ्यूजन है हुई। ब्रोकरेज कब ऐड करना है, कब लेस करना है, क्योंकि उसे हमने बार बार रिपीट किया। जाते वक्त अपना ये होना चाहिए कि नहीं 10 मार्क अपने पक्के हो गए, बराबर। आगे एक चैप्टर आएगा इंश्योरेंस क्लेम, उसमें भी आपको लगेगा 10 मार्क फिक्स हो गए, ठीक है। ये जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो एग्जाम फेस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बराबर। और आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पे, ये तो आप देख ही रहे हो, बराबर। आगे भी मतलब क्या है कि आपको फील होगा कि नहीं हम सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे तो बता देना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही बोल रहा हूं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ये हो गए 4,000। नेक्स्ट अगला क्या है, राइट शेयर्स आर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1 सितंबर। द कंपनी विल इशू 1 राइट शेयर फॉर एवरी 6, 6 के बदले में 1। अभी अब देखो 6 के बदले में 1 मिलेंगे तो आपके पास कितने शेयर्स है, आप बता देना। 6 के बदले में 1 मतलब कितने, 6 के बदले में 1 शेयर मिलेगा। आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, देखो पहले 15,000 थे, बाद में 5,000 परचेस किए, 4,000, मतलब टोटल कितने 24,000 है आपके पास शेयर्स से 24,000, और उन्होंने बोला आपके पास 6 शेयर्स होंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो अभी आपको कितने राइट्स अलाउड है, बोलो राइट्स कितने अलाउड है। वन सेकेंड, सेम ही आता है ना, यहां पे मैं दिखाता हूं वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट लिखने हैं क्या, यस कंपल्सरी, ऐसा मान के चलो। राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, 15,000 प्लस 5,000 ये आपने परचेस किए थे, ये आपके ओपनिंग है, ये
4,000 क्या हो रहा है इसे, 4,000 कौन से बोनस है, बोनस डिवाइड बाय 6 इंटू 1 कितना आ जाता है, 4,000 शेयर्स। आप 4,000 शेयर्स ले सकते हो एज एन राइट, आपका हक है। आपको 4,000 मिलेंगे, कितने में मिलेंगे, आप 4,000 लेना चाहते हो कितने में मिलेंगे, 10 रुपए फेस वैल्यू है, बराबर, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना 20%, तो आपको मिलेंगे 12 रुपीज में। बट अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सभी शेयर्स आपने लिए क्या, नहीं, नीचे क्या दिया एक बार देख लो, नीचे क्या दिया एक बार देख लो, हाफ ऑफ द राइट आपने ले लिए, आधे आपने ले लिए 12 रुपीज पे, मतलब 4,000 में से 2,000 आपने ले लिए, और बाकी सोल्ड रिमेनिंग राइट फॉर 8 पर शेयर, सोल्ड रिमेनिंग राइट फॉर 8 पर शेयर। देखो यहां पे ये जो 4,000 है ना, 4,000 राइट्स अवेलेबल, और उसमें से 2,000 परचेस्ड, 2,000 कितने में, एक 12 रुपीज में, तो आपने 24,000 पे किया होगा, और रिमेनिंग 2,000 राइट्स सोल्ड कितने में, 2,000 राइट्स सोल्ड कितने में, 2,000 इंटू 8 ना, तो कितना आता है 16,000, कितने में बेचा 16,000। आप मुझे बता दो ये 16,000 कहां पे जाने चाहिए, सभी लोग 16,000 कहां पे जाने चाहिए, सभी लोग बोलना, P&L, अरे बट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, बोलो, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ना, कॉस्ट कॉलम में जाते हैं, अनुश्री ने बोला कम इंटरेस्ट हो तो जाते हैं, कम इंटरेस्ट था या कुछ और नाम था, कम राइट था, परफेक्ट परफेक्ट, याद रखना ये एक्सेप्शन याद रखना, कम राइट बेसिस पे पहले वाले शेयर्स लियो, मैंने लॉजिक बताया था उसका कि हमने राइट्स मिलने वाले इस वजह से एक्स्ट्रा पैसा दिया, उसे बोलते हैं कि कम राइट। और मैंने जो शेयर्स लिए पहले पहले जो लिए थे, अभी 5,000 शेयर्स लिए थे ना, ठीक है, या उससे पहले जो ओपनिंग में पड़े हुए वो शेयर्स ये बोल के लिए थे कि ये कम राइट पे ले रहा हूं, कम राइट मतलब क्या, राइट्स की प्राइस इंक्लूड करके, मतलब मैंने सामने वाले पर्सन से जब शेयर्स लिए ना उस वक्त एक्स्ट्रा कुछ पैसे दिए थे क्योंकि उसके ऊपर राइट्स मिलने वाले हो। देन इन दैट केस जो रिकवर हो गया, इन दैट केस जो रिकवर हो गया, ओके, वो हम कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट कर देते हैं। बट जनरली मैंने आपको पढ़ा है कि अगर कम राइट बेसिस कहीं पे बोला नहीं गया तो जो भी राइट से इनकम आता है वो P&L अकाउंट में ही डाल दो, वो P&L अकाउंट में डाल दो, ये P&L अकाउंट में जाएगा। जब कम राइट पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में सभी थे ना उस वक्त, आई थिंक लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, डोंट नो व्हाई। आप रेगुलर है ना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना, अब कोई दिक्कत आए तो बता देना, आई एम रेडी टू रिपीट इट, कोई कोई इशू नहीं है, बट रेगुलर है ना, उससे क्या हो जाता है कि क्लास में ही समझ में आ जाता है। आज तक तो अभी तक तो इतना एक्सपीरियंस आ गया होगा कि सर जब समझाते समझ में आ जाता है, उतना तो कॉन्फिडेंस आपको आया होगा मेरे हिसाब से, आया ना। मैं जब समझाता हूं तो समझ में आ जाता है ना, मतलब कोई भी मतलब एक कंसेप्ट हो कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो वो समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपकी साइड से एक ही चीज है, आप रेगुलर है ना, ऑटोमेटिकली चीजें जो है ना वो इजी बनती जाएगी, जस्ट आपको रेगुलर रहना है, उतना ही एक्सपेक्टेशन है। तो ये P&L अकाउंट में जाएगा। हाँ, कम राइट बेसिस पे हो तो कॉस्ट, वो एक्सप्लेनेशन हो चुका है, कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड पे मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है कॉस्ट कॉलम में, और ये एंट्री क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड पे आ जाओ, डेट क्या है, September 1, कितने में बेचा, 24,000 मिल गए, और वो जो बाकी है राइट्स के इनकम
16,000 वो तो पी एंड अकाउंट में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? पी एंड अकाउंट में। और क्या हो गया आगे? चलो राइट्स का खत्म हो गया। बाद में डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड कब मिल गया? 31 अक्टूबर को। कितना? 20%। राइट्स के ऊपर नहीं मिलेगा ऐसा बोला है, तो 20% डिविडेंड कैलकुलेट कर लेना। कितना आता है डिविडेंड? 20%। कौन से शेयर्स के ऊपर मिलेगा? कौन से शेयर्स के ऊपर मिलेगा डिविडेंड? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको डिविडेंड के ऊपर। कौन सा प्री एक्विजिशन है, कौन सा पोस्ट एक्विजिशन है, ये देखना पड़ेगा आपको। ध्यान देना, ध्यान देना। आपके पास सभी लोग अच्छे से ध्यान देना, मैं समझा देता हूं फिर से आपको। मैंने समझाया था पहले, मैंने एक रूल बताया था। रूल कौन सा? आपके पास जो ओपनिंग में शेयर्स पड़े हैं वो हम ये मानते हैं लास्ट ईयर से अपने पास है, लास्ट 2 साल से 3 साल से पता नहीं है अपने पास, तो हम ये मान के चलते लास्ट ईयर अपने पास ही थे वो। भाई मानना ही पड़ेगा, कुछ बताया ही नहीं है तो अपने पास ओपनिंग में मतलब लास्ट ईयर से होंगे ना वो। बराबर, तो लास्ट ईयर से जो शेयर्स अपने पास है उसके ऊपर जो डिविडेंड लास्ट ईयर का मिल रहा है, मैंने बोला था फाइनल डिविडेंड हमेशा लास्ट ईयर का इस साल मिलता है और इस साल का अगले साल मिलेगा। तो जो इस साल डिविडेंड मिल रहा है ना वो लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड। और वो शेयर्स अगर आपके पास लास्ट ईयर से हो, वो शेयर्स अगर आपके पास लास्ट ईयर से हो तो उसके ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है उसे प्री एक्विजिशन मानना है या पोस्ट एक्विजिशन मानना है, ये मैंने आपको समझाया था। कौन सा मानना है बोलो? प्री मानना है या पोस्ट मानना है? लास्ट ईयर से जो अपने पास शेयर्स थे उसके ऊपर जो डिविडेंड मिल गया उसे एक्विजिशन के बाद में वाला डिविडेंड मानना है या पहले वाला? बोलो, सभी बोलो। गलती हो गई तो हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा ना जो भी डाउट है आपका। मैं हूं ना, मैं हूं ना, कोई भी डाउट बचे मैं क्लियर कर दूंगा। यस, मोस्टली लोग बोल रहे पोस्ट। बराबर, तो ये कौन सा है? पोस्ट ही है। ये कौन सा है? पोस्ट एक्विजिशन ही है। ये जो डिविडेंड है पोस्ट है। पोस्ट का मतलब क्या होता है? जब अपने शेयर्स लिए उसके बाद में के पीरियड का डिविडेंड मिल रहा हो। अब ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो 5,000 शेयर्स है यहां पे देखो, ये जो 5,000 शेयर्स है वो कब परचेस किया हमने? इस साल में। पहले अपने पास थे ही नहीं, लास्ट ईयर में अपने पास थे नहीं, इस साल परचेस किए और इस शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है। बराबर, तो ऑब्वियसली ये डिविडेंड कौन सा है? लास्ट ईयर का है, जब अपने पास शेयर्स नहीं थे उस पीरियड का डिविडेंड है। मतलब शेयर्स लेने से पहले वाले पीरियड का ये डिविडेंड है, इस वजह से कौन सा हो गया? प्री एक्विजिशन। मतलब ये 5,000 शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा ना वो प्री एक्विजिशन होगा। और प्री एक्विजिशन इनकम को हम क्या मानते हैं? रिकवरी ऑफ कॉस्ट। रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ऐसा क्यों मानते हैं, कोई बताएगा? जो प्री एक्विजिशन पीरियड का इनकम होता है उसे हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं। क्यों, कोई बताएगा? क्यों मानते हैं ऐसा रिकवरी ऑफ कॉस्ट? क्योंकि जिसने मुझे बेचा होगा, ध्यान सुनना, जिसने मुझे 5,000 शेयर्स बेचे होंगे उसको पता होगा ना कि कुछ दिनों बाद डिविडेंड मिल रहा है, तो उसने ऑब्वियसली मेरे पास से ज्यादा अमाउंट लिया होगा, प्राइस लिया होगा। देखो पहले शेयर्स लिए थे हमने कितने में? 15 ईच। अभी के जो लेटेस्ट शेयर लिए ना, मतलब ये 5,000, वो 1 लाख में मिले, मतलब 20 रुपए मिल गए। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? वो 20 रुपए मिल रहा है, मतलब उस वक्त मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। क्यों देने पड़े? क्योंकि डिविडेंड ड्यू था। कोई भी पर्सन आपको जब शेयर्स बेचने आएगा और उसे पता है कि डिविडेंड अभी ड्यू है, वो आपको बोलेगा कि मुझे थोड़े पैसे ज्यादा है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो डिविडेंड जो है वो मुझे मिलना चाहिए था, वो आपको मिल रहा है। इस वजह से आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा दोगे शेयर्स परचेस करने के लिए, इस बेसिस पे कि कल जाके आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जो मैंने आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया वो आपको घूम के डिविडेंड करके मिल रहा है ना। बराबर, इस वजह से वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाता है, क्योंकि आपने ज्यादा पैसे दिए थे वो रिकवर डिविडेंड के थ्रू, इस वजह से उसे रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाता है। और कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, डिविडेंड में नहीं लिखा जाता। बराबर, और जो पोस्ट एक्विजिशन होता है वो तो तब से होता है जब मैंने शेयर्स लिए उसके बाद का इनकम है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है तो मेरा इनकम है। बराबर, तो इस वजह से प्री एक्विजिशन जो है वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, और जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है वो आपका इनकम मान लो और डिविडेंड कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिख दो, क्रेडिट साइड डिविडेंड कॉलम में लिख दो। समझे ये?
और बोनस देखो, ये बोनस और राइट्स, इसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये बोनस और राइट्स अभी इश्यू हो गए, लास्ट ईयर से थे ही नहीं। तो जो शेयर्स लास्ट ईयर से नहीं थे, वो शेयर्स के ऊपर लास्ट ईयर का डिविडेंड कैसे मिलेगा? वो शेयर्स उस वक्त एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। बराबर, वो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड लास्ट ईयर का डिविडेंड है ना, तो लास्ट ईयर में जो शेयर्स एग्जिस्टेंस में थे, भले मेरे पास हो किसी और के पास हो, उसके ऊपर का डिविडेंड मिलता है। जो शेयर्स थे ही नहीं उसके ऊपर का कैसे डिविडेंड मिलेगा? बराबर, तो इस वजह से बोनस के ऊपर नहीं मिलता है। तो ये पहले जो 15,000 है और ये 5,000, इन दोनों के ऊपर मिलेगा। जो 15,000 है उसके ऊपर का पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, जो 5,000 शेयर्स है उसके ऊपर का प्री एक्विजिशन माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ये मेन एडजस्टमेंट, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बोल दो, बोलो, कोई डाउट है? डाउट हो तो रिपीट कर दूंगा मैं, बोलो। इसमें प्री एंड पोस्ट में कोई कंफ्यूजन है डिविडेंड के? किसी को हो तो बता देना। ओपनिंग ध्यान देना, ओपनिंग, ओपनिंग कितने हैं? 15,000। आपको डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? मार्केट प्राइस से फेस वैल्यू, हमेशा याद रखना किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे ही मिलता है। फेस वैल्यू कितनी है? 10। भले इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है। बराबर, क्योंकि आपने कंपनी से 10 रुपए, मैं ये भी लॉजिक बता देता हूं, आपने कंपनी को दिए थे 10 रुपए जब शेयर्स लिए थे तब, तो कंपनी 10 रुपए के ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट देगी ना। बाद में आपने 10 रुपए भी लिया, मार्केट में जाके उसकी प्राइस 100 हो गई, तो कंपनी को थोड़ी ना उसमें कुछ फायदा हुआ है। भाई ये तो फायदा आपको हो गया, 10 रुपए में शेयर लिया तो उसके भाव मार्केट में हो गए 190 रुपीज का फायदा हो गया। आप बोल रहे हो कि वो 90 रुपीज के ऊपर भी डिविडेंड या इंटरेस्ट दे दो, तो गलत बात है ना। इसमें कंपनी को आपने इन्वेस्टमेंट कहां पे दिया है, पैसे कहां पे दिए? इस वजह से मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं, कंपनी बोलती है कि फेस वैल्यू उस शेयर्स के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है ना, उस प्राइस पे हम डिविडेंड या इंटरेस्ट देंगे। ये क्लियर होता है, भले वो इक्विटी शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो। कितना परसेंट मिल रहा है? कितना? 20%। तो कितना आता है? 15,000 इंटू 10 मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख का 20%, 30,000। ये मानेंगे हम पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब क्या? एक्विजिशन के बाद का। ये शेयर्स का एक्विजिशन कब किया? लास्ट ईयर। भाई वो डिविडेंड कब 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 का मिल रहा है? लास्ट ईयर का ही मिल रहा है, मतलब लेने के बाद का ही है ना। भाई या 2 साल पहले ये शेयर्स लिए होंगे, और लास्ट ईयर का डिविडेंड है, मतलब जब शेयर्स लिए उसके बाद का है। बराबर, तो पोस्ट एक्विजिशन ट्रीटेड एज इनकम। इनकम एंड क्रेडिट डिविडेंड कॉलम। एंड जो परचेस्ड है जून, कितना? 10,000 प्री एक्विजिशन, कोई डाउट? नो? ओके, चलो यहां पे लिख दो क्रेडिट साइड पे 2009। कब आ गया? October 31 बाय बैंक। डिविडेंड कॉलम में लिखना है कितना? 30,000 इनकम, और 10,000 लिखना है कॉस्ट कॉलम में या अमाउंट कॉलम में, 10,000। डन।
लास्ट, sold half of its shareholding on 1st January 2010 at 16.50 per share, brokerage 1%. हाफ मतलब कितना? हाफ शेयरहोल्डिंग सेल की मतलब 15,000 प्लस 5,000 20,000, 20,000 प्लस 4,000 24, 24 और ये 2,000 26, 26 में से आधी सेल की, सोल्ड हाफ ऑफ द शेयर होल्डिंग। कितना सेल किया मतलब 26 में से आधा मतलब 13,000, और बचेगा कितना 13,000 बचेगा आपके पास, तो सोल्ड हाफ ऑफ शेयर होल्डिंग। इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होता है, जब भी सेल होता है प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट करना, सेल ऑफ हाफ ऑन तो देखो टोटल शेयर्स 15,000 प्लस 5,000 प्लस कितने 4,000 आए थे, ये लिए थे राइट्स, ये आए थे बोनस। $13,000 शेयर्स, प्राइस प्राइस क्या थी 16.5, बताना इसमें से क्या किया जाएगा, ब्रोकरेज एड या लेस, ब्रोकरेज है ना इसके ऊपर भूलना नहीं, ब्रोकरेज एड या लेस, बोलो यस, क्या होगा लेस, सेल से लेस होता है क्योंकि उतने पैसे कट होके अपने पास आते हैं तो वो पैसे मिलते नहीं 1%, तो इसका 1% कितना आता है 2145, ये सेल प्राइस है इफेक्टिव। अब इसमें से माइनस क्या करते हैं हम कॉस्ट प्राइस, इसमें से माइनस क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस एवरेज मेथड पे। अभी अब देखो एवरेज मतलब क्या, आज तक आपने जितने शेयर्स आपके पास है उसके लिए कितना खर्चा किया डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, आपने आज तक जितने शेयर्स है वो लेने के लिए 4 लाख रुपए लगाए टोटल सब मिला के, और आपके पास मान लो 50,000 शेयर्स है भाई, तो 50,000 अब 4 लाख को 50,000 से डिवाइड करते तो 8 रुपए में पड़ गया एक शेयर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस एवरेज पे कैलकुलेट करना मतलब एवरेज प्राइस इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, देखो मैंने खर्चा कहां कहां पे किया है, देखो ये मेरा खर्चा है 2,25,000, बराबर 1 लाख यहां पे खर्च किया है, 24,000 यहां पे खर्च किया, उसमें से 10,000 वापिस आ गए डिविडेंड के तौर पे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये 10,000 वापिस आ गए, बराबर। बाकी सभी खर्चे ना मतलब इनको ऐड करूंगा मैं, इन तीनों को ऐड करूंगा 10,000 लेस कर दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि अभी तक मेरे पास जो शेयर्स है 15,000 5,000 4,000 2,000, ये जो शेयर्स है उसके लिए मैंने टोटल खर्चा क्यों कितना किया। अब स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है सर ये 4,000 के लिए तो आपने खर्चा किया ही नहीं, ठीक है, तो आप इस 4,000 को आप नंबर ऑफ शेयर्स में क्यों लेते हो, मैं लेता हूं ये सभी शेयर्स लेता हूं मैं नंबर ऑफ शेयर्स में, तो 4,000 को क्यों लेते हो, ध्यान देना बोनस शेयर्स ठीक है अभी के लिए आपको लगता है फ्री में मिल गए, बट ऐसा थोड़ी ना है कि जो राह चलते लोगों को पकड़ के उन्होंने बोनस शेयर्स दे दिया, ऐसा थोड़ी ना है, जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की थी उनको मिल रहा है, बराबर। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फ्री है, मतलब आपने पहले कंपनी में पैसे लगाए थे, उसके कुछ शेयर्स थे, उसके बदले में और शेयर्स मिल गए, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका पैसा लगा है वहां पे, बराबर। बोनस शेयर्स एकदम फ्री नहीं मिले, आपका कुछ तो भी पैसा लगा है उस कंपनी में, तब जाके आपको बोनस शेयर्स मिला है। इस वजह से जब भी आप कैलकुलेशन करोगे ना तो नंबर्स काउंट करते वक्त बोनस शेयर्स इंक्लूड कर लेना, बराबर। बोनस शेयर्स नहीं तो आप क्या बोलोगे सर ये कॉस्ट जो है 2,25,000 1,24,000 ये हम मानते हैं और इसके शेयर्स आप ले लो,
कोई दिक्कत नहीं। सब बोनस शेयर्स क्यों ले रहे हो? बोनस शेयर्स भी आपको तब मिले जब जब हमने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ पैसे लगाए, तब जाके हमें मिला। बराबर। तो हम जब बोनस शेयर्स मिलते हैं, हमारी इफेक्टिव प्राइस जो है, जो हमने इन्वेस्ट की थी पर शेयर, वो कम हो जाती है। मतलब मान लो मैंने एक शेयर 20 रुपए में लिया था, 5,000 शेयर्स, ध्यान देना ध्यान देना, 5,000 शेयर्स मैंने 20 रुपए में लिए थे, 20 रुपए एक में, तो मैंने 1 लाख लगाए थे। बराबर, 1 लाख लगाए थे। कंपनी ने एक के बदले में एक बोनस शेयर दे दिया, बाद में फिर से 5,000 मिल गए। मतलब अभी आप देखो, मेरे पास 10,000 शेयर्स हो गए और 1 लाख उसकी कॉस्ट हो गई। मतलब एक शेयर मुझे इफेक्टिवली आज के डेट में कितने में पड़ा? 10,000 इज इक्वल टू 10। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दिया, बाकी कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन समझाने के लिए बता दिया। जब आपको बोनस शेयर्स मिलती है, आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। क्लियर? तो याद रखना, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। कभी भी कोई भी सेल हो, आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है, अनलेस फीफो मेथड बताया हो। ठीक है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। कभी कभी क्या बोलेंगे, हमने बोनस शेयर्स पूरे बेच दिए, तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है? सो बोनस शेयर्स बेचे, कितने में बेचे सर? ओके, वो बोनस शेयर्स है 4,000 सर। ओके, वो बेचे 15 रुपीज में, तो 60,000 मिल गए, 60,000 मिल गए, तो 60,000 पूरा प्रॉफिट हो गया सर। तो पूरा प्रॉफिट हो गया क्या? नहीं। ओके, पूरा प्रॉफिट मत मानो। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी? कौन सी कॉस्ट? बोलो। एवरेज। कौन सी कॉस्ट? एवरेज। भले उन्होंने बोला बोनस शेयर्स बेचे, तो भी आप कॉस्ट कौन सी लेस करोगे? एवरेज कॉस्ट। क्योंकि बोनस शेयर्स ये फ्री में मिल गए, वो दिखने में फ्री दिखता है। आपको पता है क्या कि बोनस शेयर्स कैसे मिलता है? आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वगैरह ये बातें पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट जो आपके नाम पे बनते हैं ना कंपनी में, प्रॉफिट जो बनते हैं ना, वो प्रॉफिट को डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है शेयर्स में। मतलब प्रॉफिट जो आपको मिलने वाला था, वो प्रॉफिट को ब्लॉक किया जाता है और उसके बदले में बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। मतलब आपको प्रॉफिट बांटने की जगह पे शेयर्स बांट दिए। उससे क्या हो गया? कंपनी को कैश नहीं देनी पड़ी, कंपनी ने उन प्रॉफिट्स के क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। मतलब आपका पैसा जो कंपनी में पड़ा था इन द नेम ऑफ प्रॉफिट और इन द नेम ऑफ डिविडेंड, उसे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बोला कि वो हम कैश में नहीं देते, एक काम करते उसके शेयर्स इशू करते। बराबर, मतलब आपके पैसे कंपनी में पड़े हैं उसके बदले में। ये समझे क्या मैंने अभी अभी क्या बोला? अभी क्या बोला ये समझा क्या प्रॉफिट का? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, अभी क्या बोला समझा क्या? बोनस शेयर्स कैसे मिलते हैं उसका मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे दिया। आगे इसका चैप्टर है, वो पढ़ लेंगे हम। उस वक्त तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं उसका लॉजिक हो गया। ये समझा क्या? कंपनी जब आपको बोनस शेयर्स देती है, तो वो आपके डिविडेंड के बदले में होता है। मतलब जो प्रॉफिट बने ना कंपनी में, वो आपको डिविडेंड करके मिलता। और उन्होंने क्या सोचा, डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैश जाएगी, कैश जाएगी तो कंपनी का एक्सपेंशन करना डिफिकल्ट जाएगा। तो इसका एक काम कर दो, उन प्रॉफिट्स के डिविडेंड के नाम पे बांटने की बजाय शेयर्स दे दो। वो प्रॉफिट जो है, ओके, वो डिविडेंड करके बांटने की बजाय शेयर्स करके बांटा जाता है। मतलब आपका जो पैसा यहां पे कैश में मिलने वाला था, देखो आपको अगर डिविडेंड देते तो कितना मिल जाता? 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल पर शेयर, कितना मिल जाता? 10 रुपए। तो उन्होंने क्या किया, आपको 10 रुपए मिल जाते, उल्टा घुमा दिया, आपको 10 रुपए मिल जाते, आप 10 रुपए की कंपनी के शेयर्स लेते। उससे बेटर उन्होंने क्या किया, ये 10 रुपए दिए नहीं आपको, 10 रुपए का शेयर दे दिया। मतलब आपके पैसे जो 10 रुपए मिलने वाले थे उसको कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में। तो ऐसा मत मानो कि आपको फ्री में मिल रहा है। बराबर, उसके पीछे आपको जो मिलने वाला था ना डिविडेंड, वो ब्लॉक हो चुका है, वो कंपनी ने दिया नहीं है, उसके बदले में आपको शेयर्स दिया है। इस वजह से वो फ्री नहीं होता है। अगर कंसेप्चुअली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो दिखने के लिए दिखता है कि हमने पैसे नहीं दिए, उसके बदले में हमें शेयर्स मिल गए। बट आपका जो पैसे मिलने वाले थे एज एन डिविडेंड, वो ब्लॉक कर दिए, वो नहीं रहेंगे, वो उसके बदले में शेयर्स दे दो। समझा? कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर है ना सभी को? इस वजह से बोनस शेयर्स फ्री में मिलता है, ये दिमाग से निकाल दो, कभी भी ऐसा मान के नहीं चलना है। इस वजह से आपको बोला गया क्वेश्चन में कि बोनस शेयर्स बेच दिए, तो आप क्या करोगे, उसकी सेल प्राइस निकालोगे और माइनस कॉस्ट 0 कर दोगे। गलत है, आप एवरेज निकालो, ठीक है, और उसकी कॉस्ट निकालो। जैसे अभी हम एवरेज निकालेंगे वैसे ही, कोई चेंज नहीं। तो कॉस्ट प्राइस, चलो कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेते हैं, यहां पे कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेते हैं एवरेज बेसिस पे। तो अभी तक कितने कॉस्ट लगी है, जो भी है ऐड कर देना। 2,25,000 पहले थे, अब क्वेश्चन में देखना, प्लस 1 लाख प्लस 24,000 माइनस 10,000। गलती से 30,000 ले लोगे, 30,000 डिविडेंड कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में नहीं है। डिवाइड बाय कितने शेयर्स है अभी तक के? 26,000 ना, 26,000। तो कितना आता है
कितना है? थर्टीन पॉइंट 038 कुछ था, मतलब 039 कर सकते हैं ना। और सोल्ड 13,000 सोल्ड इंटू 13.039, तो कितना आ जाता है? 1,69,500 अप्रोक्स, राउंड अप करके, राउंड अप करके इतना आता है। सो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, सेल प्राइस इज 2,15,000, सो 2,12,035, 355, कितना आता है? 42,855। कोई डाउट हो तो बता देना। वो कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो कंफ्यूज करने के लिए? वो बोलेंगे बोनस शेयर्स बेचे। तो स्टूडेंट को ये लगता है बोनस शेयर्स बेचे मतलब बोनस तो फ्री में ही आ गया ना, तो पूरा प्रॉफिट ही हो गया। ऐसा नहीं है। बोनस शेयर्स बेचे मतलब मान लो उन्होंने बोला 4,000 बोनस शेयर्स आए थे, वो बेच दिए, तो आप क्या करते? 4,000 इंटू 16.5, 4,000 इंटू 16.5, अगर 4,000 बोनस शेयर्स बेचे ऐसा बोला तो यहां पे अमाउंट आ जाती है, ब्रोकरेज लेस हो जाता, और यहां से कॉस्ट प्राइस माइनस करते, यही फॉर्मूला आप लगाते, एवरेज निकालते, और यहां पे लिखते 4,000 इंटू 13.039, और इस तरह से आप प्रॉफिट निकाल लेते। अगर उन्होंने बोला होता बोनस बेचा है तो भी कॉस्ट है उसकी, ऐसा मान के चलना है। तो वहां पे लगता है तो कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हो बोनस की, बोनस वहां पे बोनस भी सेल किया तो भी एवरेज कॉस्ट माइनस करनी है टू फाइंड आउट प्रॉफिट। तो यहां पे कब बेचा? January 1, बाय बैंक कितने? 13,000। अमाउंट कितनी है? 13,000। अमाउंट कितनी है वो लिख दो, जो अमाउंट आ गई 2 लाख क्या आ गई थी? 12,355, बराबर ये अमाउंट आ गई। इसका प्रॉफिट ट्रांसफर करो तो पी एंड अकाउंट में, पी एंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पी एंड अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा 1 जनवरी टू पी एंड अकाउंट, वर्किंग नोट, जो भी है 4 है ना शायद से, जो भी नंबर होगा आप लिख देना, जो नंबर आया कितना? 42,855। और अभी ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हुए, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस के टाइम पे आप ये देखना कि मार्केट प्राइस दिए क्या, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेस पे दिखते हैं ना, लेकिन मार्केट प्राइस नहीं दी तो जो भी कॉस्ट है उस पर लिख दो, लेकिन मार्केट प्राइस यहां पे नहीं दी है। March 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 13,000। आधे बेचे ना तो आधे बचे होंगे, और इसकी कॉस्ट निकालनी है। आप या तो डेबिट साइड की टोटल लेके क्रेडिट साइड का माइनस कर सकते हो, या फिर अपने ऑलरेडी कॉस्ट निकाल के रखी है। कहां पे रखी है आपने कॉस्ट निकाल के? ऑलरेडी रखी है आपने। 13,000 की आपने कॉस्ट निकाली थी ना, ये जो बेचे थे, तो बाकी 13,000 की वही कॉस्ट होगी ना। ये जो 1,69,500 है वो 13,000 की कॉस्ट थी, बराबर। तो अभी कितने बचे? 13,000 ही बचे ना, तो उसकी भी कॉस्ट कितनी होगी? उतनी होगी। या आप टोटल ले लो, टोटल लेके दूसरी साइड की टोटल माइनस कर दो, आपको बैलेंस में भी उतना ही अमाउंट मिल जाएगा। तो 1,69,500, तो कितने आ रहे टोटल? देखो शेयर्स की तो टोटल 26,000 आ रही, 26,000। डिविडेंड की क्रेडिट साइड पे 30,000, वो पी एन अकाउंट में भेजना है 30,000। 31 मार्च टू पी एन अकाउंट, ये 30,000 डिविडेंड के। और इसकी टोटल कितनी आ रही? 2,25,000 प्लस 1 लाख, 3,25,000।
3,91,855 दोनों साइड की वही आ जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस कुछ अलग है ही नहीं, तो बचेगा वो कॉस्ट ही होगी ना। समझा? कोई डाउट है बोलो, कोई डाउट हो तो बता देना। बोलो। नहीं डाउट? नो? क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क 14 जैसा है, 1 4, इट इज सिमिलर टू 14। वहां पे लगता है तो लिख देना, मतलब आप पहले एक बार लगता है तो देख सकते हो, आप गो थ्रू कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अभी फटाफट हो जाएंगे, अभी टाइम नहीं लगता है। देखो, ऑन 1 April 2011 मिस्टर टी शेखरन परचेस 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन वी लिमिटेड। तो टी शेखरन ने इन्वेस्टमेंट की, उसके बुक में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक शेयर लिया था 120 में, ऐसे 5,000 शेयर्स लिए। ईच फ्रॉम ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, उसने 2% ब्रोकरेज चार्ज किया परचेस करने के लिए। ही इनकर पे 50 पैसा पर 100 एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प। तो याद रखना, शेयर ट्रांसफर करवा के लेने के लिए हमने 50 पैसे पर 100 रुपीज खर्च किया। तो आप जो खर्चे करते हो ना कुछ चीज परचेस करने के लिए, तो वो चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है उससे, मतलब वो ऐड किए जाते हैं। जैसे ब्रोकरेज हो, कोई भी खर्च, ब्रोकरेज बोला हो, ट्रांसफर स्टैम्प बोला हो, ट्रांसफर फीस बोला हो, उससे हमने जो शेयर्स लिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक्सपेंसेस जो होते हैं ना कुछ लेने के लिए, जैसे कि एक चीज 100 रुपए में मिल रही है, उसे लेने के लिए और 10 रुपए खर्च हो गए, टैक्सेस देने पड़े या कुछ भी हो, तो मुझे वो चीज 110 में पड़ गई, ऐसा मैं बोलता हूं। तो वो 10 रुपए मैंने क्या किया, ऐड किए। तो एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं परचेस के टाइम पे। तो ये ब्रोकरेज हो, ट्रांसफर फीस हो या ट्रांसफर स्टैंप हो, वो हमेशा ऐड किया जाता है। ऑन ऑन 31st यहां पे गलती होती है, 50 पैसे पर 100, 50 पैसे पर 100, वो कैलकुलेशन करने में, टोटल का कैलकुलेशन करने में गलती हो जाती है। मैं आपको आगे बता दूंगा क्या गलती होती है। On 31st January 2012, bonus was declared in the ratio of 1:2। बोनस कितना मिला, 1:2। ओ 1:2 मतलब कितना हो गया, एक के बदले में दो, एक का दो, ये दो का एक, दो का एक ही, 1 bonus for 2 shares। ओके 1:2 मतलब दो के बदले में एक मिलेगा, वहां पे कहीं पे मेंशन कर सकते हो, 2 शेयर्स के बदले में एक बोनस मिलेगा, 2 शेयर्स के बदले में एक बोनस मिलेगा। आगे, बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स द शेयर्स वे कोटेड एट 175 पर शेयर एंड 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, बोनस जब डिक्लेयर किया उससे पहले मार्केट में वो शेयर 175 पे कोटेड थे, मतलब उसकी मार्केट प्राइस 175 थी बोनस डिक्लेयर होने से पहले, एंड 90% रिस्पेक्टिवली। और बिफोर एंड आफ्टर लिखा है ना ऊपर, बिफोर 175 थी एंड आफ्टर 90 हो गई, मतलब मार्केट प्राइस डाउन हो गई। इसमें आपको एक चीज उन्होंने बोली है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो शेयर्स है, जो भी शेयर्स है, वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे वैलिडेट करना है। क्या करना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, बोनस इश्यू होने के बाद में 90 प्राइस, मतलब लेटेस्ट प्राइस कितनी है, 90 है। ऑन 31st March 2012 मिस्टर टी शेखरन सोल्ड बोनस शेयर्स,
ओ अभी जो मैंने बोला था, बोनस शेयर्स बेचे, मतलब जो भी पैसा आ गया वो पूरा प्रॉफिट है क्या, बोलो। बोनस शेयर्स बेचे, जो बोनस मिले थे आधे, दो के बदले में एक मिल गया ना, तो आपके पास पहले कितने थे शेयर्स, 5,000 इक्विटी शेयर्स है, तो 5,000 के बदले में आपको मिले होंगे 2,500। अब तो 2,500 के 2,500 शेयर्स आपने बेच दिए, तो बेच दिए तो उसके बदले में आपको कितना मिला होगा, कितना मिला होगा, कितने में बेचे होंगे ये, मार्केट प्राइस पे कुछ बताया नहीं, तो मार्केट प्राइस पे बेचे होंगे उन्होंने, 90 पे बेचे होंगे, 90, 90 पे ही बेचे होंगे, कुछ बताया नहीं मतलब, बोलो। पूरा 90 पे बेचे, पूरा जो 90 रुपीज पर शेयर आ गया वो फायदा है क्या आपका, प्रॉफिट है क्या, नो। बोनस शेयर्स बेचे मतलब वो फ्री में मिले थे ऐसा मत सोचो, ऐसा मैंने बोला था कहीं पे तो नोट लिख दो, ये भूलना मत। बोनस शेयर्स के बदले में भी हमने कॉस्ट पे की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली पे किया। सो हु चार्ज 2% ब्रोकरेज, और कितने में बेचे कुछ बताया नहीं, मतलब अभी लेटेस्ट मार्केट प्राइस पे बेचे होंगे, लेटेस्ट मार्केट प्राइस कितनी है 90 पर शेयर है, उस पे बेचे ऐसा हम मान के चलेंगे, क्लियर। ये छोटा अकाउंट है, चलो फटाफट इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो सभी लिख देना, अभी के लिए लिखा नहीं डिटेल में तो भी चलेगा, बट एग्जाम में लिखना होता है। अभी इसमें डिविडेंड का कुछ है ही नहीं, तो डिविडेंड कॉलम नहीं बनाऊंगा मैं, डिविडेंड का कुछ भी नहीं है इसमें, छोटा बना दो, एक 8 लाइन का, 7 to 8 लाइन, क्योंकि ज़्यादा इसमें सेल परचेस ऐसा है नहीं, राइट शेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, तो इस वजह से पर्टिकुलर, बाद में यहाँ पे नंबर्स एंड डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाया, बोलो कुछ ओपनिंग बैलेंस था नहीं, परचेस किया ना डायरेक्टली, स्टार्ट करूं, हो गया क्या, स्टार्ट करें, यस। चलो यहाँ पे पहला 1 अप्रैल 11, क्या हो गया वहां पे, टू बैंक परचेस किए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई टू बैंक, कितने में, 5,000 शेयर्स है, 5,000 शेयर्स है, कितने में परचेस किए, अमाउंट 5,000 इंटू 100, नहीं नहीं 120 में परचेस किए, सॉरी 100 तो फेस वैल्यू, 120 में परचेस किए, और इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर ब्रोकरेज ट्रांसफर भी लगा है ना, वर्किंग नोट 1। ब्रोकरेज कितना बोला है, 2% ना, तो ये आ जाता है 12,000 प्लस, उसके लिए भी पैसे खर्च हो गए, 50 पैसे पर 100, मतलब कितना आता है कैलकुलेट करके बताना, ऑब्वियसली जो प्राइस है उसके ऊपर लगेगा, ये ऐसे भी ट्रांसफर फीस या ब्रोकरेज, तो आप ऐसा ना करो कि 6 लाख में 12,000 प्लस कर दिए, 6,12,000 पे ही कैलकुलेट किया, ऐसा मत करो, 6 लाख पे कैलकुलेट करना, बोलो कितना आता है, 6 लाख पे आप मुझे कैलकुलेट करके बताना कितना आता है,
कितना आता है? सभी लोग बोलना कितना आता है। सभी सभी सभी। वही आ रहा है। ठीक है। हाँ सही कैलकुलेट किया है एकदम। ओके देखो, 50 पैसे ऑफ 100 ये कितना है? 1% है 100 का, 2% है, 5% है या 0.5% है? कितना परसेंट है? 100 का 50 पैसा, 100 का 1 रुपीज ये 1% है, बराबर। तो पॉइंट 50 पैसा ये क्या है? 0.5% है, इन शॉर्ट 0.5% है, 0.5% है, 0.5% है, बराबर। स्टूडेंट गलती से वहां पे क्या कर देते हैं, ठीक है, 100 का 50 पैसा मतलब 5% गलती से कैलकुलेट करते हैं, सब बहुत सी बार हो गया है ऑलरेडी, मैंने देखा है स्टूडेंट ने गलती कर दी। तो आपने सही बोला 0.5% मतलब, ओके 6 लाख इंटू 0.5%, तो ये कितना आ जाता है? 3,000। तो 6,15,000, तो यहां पे लिख दो 6,15,000। आगे बोनस शेयर्स आ गए, पैसे तो गए नहीं, कब आ गए? 31 मार्च, 31 जनवरी है। कितना आ गया? 5,000 डिवाइड बाय 2 के बदले में 1 आ गया, तो कितना? 2,500। अमाउंट में कुछ भी नहीं लिखना है। अरे क्या हो गया, पहले प्राइस थी मार्केट में कितनी? मार्केट में पहले 175 थी, अभी प्राइस 90 पे आ गई, मतलब लेटेस्ट प्राइस, वहां पे आप मार्क करके लिख सकते हो ये कौन सी प्राइस है? लेटेस्ट मार्केट प्राइस, लेटेस्ट मार्केट प्राइस 90 है। अभी हमने शेयर्स बेचे कितने? बोनस शेयर जितने उतने बेचे, चार्ज 2%, उसके ऊपर भी ब्रोकरेज लगा, बोनस शेयर्स बेचे, बोनस शेयर्स कितने आ गए थे? 2,500। इसका वर्किंग नोट, ये इसका तो वर्किंग नोट 1 है, वर्किंग नोट 2। एवरेज कॉस्ट निकालनी है, अभी तक कॉस्ट एक ही हो गई ना, 6,15,000, और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 5,000 प्लस 2,500, 7,500 है। ऐसा ही हम पहले भी करते थे, कॉस्ट की टोटल लेने की और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उससे आपको एवरेज पता चलता है। रेडी टू आ रहा है क्या?
कोई डाउट हो तो बता देना। कोई डाउट है? ये एवरेज प्राइस निकाल ली, याद रखना। कॉस्ट प्राइस हमारे पास पता चल गई। अभी क्लोजिंग बैलेंस में कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच वाज लेस देखना पड़ेगा, उस पर वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच वाज लेस, मेरे हिसाब से तो कॉस्ट ही कम है, क्योंकि मार्केट प्राइस 90 है, अभी लेटेस्ट 90 है, और आपकी कॉस्ट प्राइस आ रही है 82। तो अगर 82 कॉस्ट प्राइस आ रही है और 90 आपकी क्या आ रही है मार्केट प्राइस, तो 82 पे वैल्यूएशन होगा ना। पर शेयर 82 कॉस्ट प्राइस आ रही है एवरेज। कब बेचा है? $2,500, प्राइस कितनी? 2 लाख। इसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, तो इन्वेस्टमेंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। $15,500 वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2। अभी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, उसके लिए वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 दिखानी पड़ती है, अभी जरूरत नहीं है वैसे, बट अभी कैसा होता है कि उसके मार्क्स मिलते हैं, इस वजह से दिखानी पड़ती है वर्किंग नोट 3। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है, वो ले सकते हो यहाँ पे रेफरेंस के लिए। ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो कितने 82 बचे, कितने शेयर है? 5,000 इंटू 82, 4,10,000। विच इज लेस पे वैल्यूएशन होता है ना, कॉस्ट ही कम है, वैल्यूड एट। ठीक है, तो यहां पे लिख देना 4,10,000 एंड हो गया। ये छोटा क्वेश्चन है, फिर भी मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। ये आप खुद से सॉल्व करोगे, मुझे लगता है कि 7-8 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, एक अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मिनट्स में। ये 5,000 है, मैंने गलती से उसकी फेस वैल्यू लिख दी। कोई डाउट है बोलो, कोई डाउट है? बताओ सभी, कोई डाउट? हम्म वो बैलेंस हम बैलेंस का वर्किंग नहीं दिखा दिखाना पड़ता दिखाना पड़ता है, इसी वजह से लिखा, अगर जरूरत नहीं होती ना तो मैंने ही छोड़ दिया होता। आई एम ऑल्सो लेजी, बट वो दिखाना पड़ता है, तो क्या मार्क्स होते हैं उसके लिए, इस वजह से मैं सभी लिख के देता हूँ, नहीं तो मैंने ही लिखा नहीं होता। मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, मतलब सिंपल बात है कि आपको एग्जाम में ये दिखाना है, इस वजह से लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी लेजी हूँ जैसा
हम सभी होते हैं कि क्या जरूरत है इसकी दिखाने की, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा अपने को लगता है बहुत सी बात, ठीक है, बट वो लिखा नहीं तो आपके 1-2 मार्क्स कट हो सकते हैं, इस वजह से वो लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट, मतलब आपको एग्जाम में लिखना है। और एक बात की, जो हम पढ़ रहे हैं ओके, वो इंस्टीट्यूट जो रिकमेंड करता है उसी तरह से पढ़ रहा है, वही फॉर्मेट है, वैसा ही कैलकुलेशन है ओके, तो जो इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता है वैसा ही है। ये चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं मैं, फॉर दिस चैप्टर मैंने मतलब एक टेस्ट सीरीज के थ्रू हो या जब वो स्टूडेंट रिवीजन में मेरे पास आगे कहीं और से पढ़े थे, तो मैंने ये देखा है कि उनका सॉल्व करने का तरीका जो टीचर ने पढ़ाया ना वो थोड़ा अलग होता है, बराबर, जो इंस्टीट्यूट के कैलकुलेशन से मैच नहीं करता। ओके, एट द एंड आंसर सेम आ जाता है, एट द एंड आंसर सेम ही आ जाता है, बट ओके जब पढ़ते हैं मतलब जब वो एग्जामिनर पढ़ेगा, ठीक है, तो उसका वर्किंग नोट, यहाँ पे जो वर्किंग नोट बन रहे हैं ना, हम जो बना रहे वर्किंग नोट, और वहां उन्होंने जो वर्किंग नोट बनाए होंगे उसका कोई भी कनेक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो इसमें एक रिस्क बन जाती है, एक बड़ी रिस्क होती है। रिस्क क्या होती है कि एग्जामिनर शायद से आपके मार्क्स कट कर दे, शायद से, क्योंकि आपका मेथड जो है ओके वो मैच नहीं हो रहा है सॉल्व करने का। तो हम हमेशा इसी से ही चलते, जो इंस्टीट्यूट बोल रहा है उसी तरीके से, जो नोट्स वो रिकमेंड करते हैं या जो वर्किंग नोट बनाने के लिए बोलते हैं वो बनाते हैं, हम उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से बुक बोलता है, ठीक है। तो एक रिस्क कम हो जाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा एग्जामिनर देख रहा है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि जो सजेस्टेड आंसर है उसमें दिख रहा है और आपका वो वैसे के वैसे दिख रहा है, ठीक है, तो कोई रिस्क वहां पे नहीं होती है। इवन आगे जाके इंश्योरेंस क्लेम ये चैप्टर है, इवन किसी को कभी डाउट लगे तो मैं उस स्टूडेंट से भी बात करवा सकता हूं, ठीक है। उनको जो मेथड पढ़ाया गया था, वो टीचर सीनियर थे जिनके पास से वो पढ़े थे, बराबर, तो उन्होंने जो मेथड पढ़ाया था दैट वाज लेट अस से 10 years बिफोर, जो 10 से 15 साल पहले जो बुक में आता था, इंस्टीट्यूट की बुक में आता था, वो मेथड से पढ़ाया गया था, बराबर। और बाद में इंस्टीट्यूट ने मेथड चेंज कर दी, और मेथड चेंज कर दी और यहाँ पे नई मेथड जो इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन करने के लिए आ गई, वो मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, और दोनों से आंसर अलग आता है, आंसर भी अलग आता है। फिर भी वो स्टूडेंट को वो पुराने के तरीके से पढ़ाया गया तो ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट, तो उस केस में वो पेपर मेरे पास चेक करने आया था जब टेस्ट ली थी, ठीक है, तो पेपर चेक करने आया था, तो उसको मैंने 0 मार्क दे दिए, ऑब्वियसली 0 दूंगा ना, मतलब कंप्लीटली ना तुम्हारा कैलकुलेशन मैच हो रहा है ना ही तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट बोलता है उस हिसाब से, तो उसको 0 मिल गए थे। अभी इसमें वो स्टूडेंट झगड़ते हुए आ गए, सर मैंने सही लिखा है, उसने बुक खोल के दिखा दिए, उसने दिखा दिया सर देखो ये जो है ओके ये हमें सर ने पढ़ाया। तो मैंने बोला कि पढ़ाया, बट वो अभी इंस्टीट्यूट अलाउ करता है कि नहीं, वो भी तो इंपॉर्टेंट ना, कि लेटेस्ट ये अलाउड है या नहीं है। एक बार ठीक है मेथड थोड़ी चेंज है बट आंसर सेम आता है, तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, बट मार्क्स कट होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन आपके और आपके पेपर में जो है और सजेस्टेड में जो होंगे वो मिस हो जाएंगे, क्योंकि कोई तो शॉर्टकट आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको क्या हो गया होगा, मार्क्स जो है वो कट, मतलब मार्क्स थोड़े से कट हो जाए, मतलब 10 में से 8 मिल जाए, ऐसा हो जाए, क्योंकि आंसर करेक्ट है। बट थिंग इज दैट आपका आंसर भी मैच नहीं होता उस मेथड से, और ना ही कैलकुलेशन मैच होता है, तो किस बात के मार्क्स, तो उस केस में 0 दे दिया, ठीक है। तो मैंने उसे मॉडल ओपन करके दिखा दिया, मैंने बोला कि देख यहाँ पे मेथड अभी क्या बताई जाती है, ठीक है। तो उसे रियलाइज हो गया, उसने वो मेथड से भी चेंज कर दिया और नए मेथड से पढ़ने लगा। बट थिंग इज दैट इस वजह से हम जो पढ़ते हैं वो उसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरह से इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये सबसे मेन बात, ठीक है। ये आपको थ्रू आउट मिलेगी कि आपको एक अच्छा लगेगा कि नहीं, मैंने बुक खोल के देख लिया तो ऐसा नहीं हो रहा है कि सर ने कुछ अलग तरीके से पढ़ा दिया, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है जैसे बोल रहा है उस तरह से हम पढ़ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि एग्जाम में जाके जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उनके तरीके से प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स तो मिलने ही है, और गलत कुछ भी नहीं है, बराबर। गलत मतलब इंस्टीट्यूट की बुक में वहां पे बहुत सी बार बोला जाता है कि ये इंस्टीट्यूट की बुक में गलत दिया गया है, इंटर लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, बराबर। मुझे लगता है वो गलत नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, या अजम्पशन अलग है जो इंस्टीट्यूट ले रहा है और यहां पे टीचर्स ले रहे हैं। तो अगर एजम्पशन अलग अलग हो गए तो उस केस में हम इंस्टीट्यूट की बुक में जो दिया है वो गलत कैसे बोल सकते हैं, वो एजम्पशन में प्रूव कर देता हूं। मतलब मेनली जब आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप 2 में अमलगमेशन, ठीक है, वो अमलगमेशन में वहां पे टीचर जो बोलते हैं वो जो बोला गया वहां पे वो गलत है, इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से तरीके से बताया, बट गलत नहीं कर सकते, वहां पे अजम्पशन डिफरेंट है। तो अभी आप देखो, आपने टीचर ने जो बोला उस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करके आए,
भाई आंसर अलग है, और सही स्टेट में जो आएगा वो इंस्टीट्यूट तो उनका एजम्पशन यूज करेंगे ना, आपका उनका आंसर में मैच होगा? बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। तो अगर मैच नहीं होता है तो उस केस में मार्क्स मिलेंगे क्या? क्या लगता है आपको? देंगे वो मार्क्स? ये सोच के कि आपके टीचर ने बोला था ये गलत है, मतलब आपने उन टीचर के ऊपर भरोसा करके लिख दिया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से? आपको क्या लगता है, मिलने चाहिए क्या? आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं मैं। तो क्या लगता है, देने चाहिए क्या, या दे देंगे? ऐसा क्या लगता है आपको, मतलब रहम करेंगे, या उनको पता भी नहीं होगा जो मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो? वो एग्जामिनर जो है ना, बहुत सी बार मुझे पता है कि एग्जामिनर जो है वो अकाउंट का टीचर होगा, ऐसा नहीं है। अकाउंट की टीचर जान लेते हैं कि नहीं ये तरीका इसने दूसरे तरीके से किया है बट सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एग्जामिनर वो अकाउंट पढ़ाते नहीं हो ना, तो उनको उसके डिटेल्स पता नहीं होते, और डिटेल्स पता नहीं होते ना, तो उस केस में वो समझ ही नहीं पाते कि आपने जो सॉल्व किया और इंस्टीट्यूट ने जो बताया, ओके, वो दोनों भी सही माना जा सकता है। इस वजह से क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करने का? स्ट्रेट अगर गलत नहीं है तो इंस्टीट्यूट के तरीके से चलो ना, उनके अजम्पशन से ही चलो, ठीक है? तो उनका अजम्पशन जो लिया जाता है वो अजम्पशन भी गलत नहीं है, बट डायरेक्टली बोला जाता है कि ये गलत है, इंस्टीट्यूट ने जो बोला वो गलत है। क्यों पंगे क्यों लेना है? पंगे बाद में ले लो, जब आप मेंबर बनोगे उस वक्त ले लेना, ठीक है? एग्जाम के टाइम पे कोई पंगे नहीं चाहिए। एग्जाम के टाइम पे ओके, दो मतलब तीन ऑप्शन होते हैं, पहला क्या, करेक्ट, बाद में रॉन्ग, एंड बाद में इंस्टीट्यूट, बराबर? तो हमें किसको प्रेफर करना है? इंस्टीट्यूट, बराबर? और उसके पीछे ऑब्वियसली वो जो बुक बनाते हैं वो भी तो कुछ होंगे ना एक्सपर्ट, या मतलब सोच समझ के बनाए होंगे। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वो थोड़ा सा अमाउंट में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वो अलग बात है, बट पूरा कैलकुलेशन उन्होंने एक पर्टिकुलर अजम्पशन पे बनाया है, तो उसको तो गलत नहीं बोला जा सकता ना। कोई तो अजम्पशन उसके पीछे है, लॉजिक उसके पीछे है। मतलब अमलगमेशन का मैं अभी बता देता, बट ये चैप्टर अपना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हो जाएगा, या टाइम चला जाएगा, इस वजह से अभी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, जब वो आता है ओके, तब मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि यहाँ पे बाहर ऐसा बोला जाता है कि ये गलत है, बट इंस्टीट्यूट का सोचने का तरीका और अजम्पशन कैसे सही है मैं बताता हूँ, और सही है मेरे हिसाब से तो कंप्लीटली वो सही है, जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अजम्पशन दो हो सकते हैं और दोनों भी करेक्ट हो सकता है, तो हम उस अजम्पशन से चले जिस अजम्पशन से इंस्टीट्यूट चल रहा है, वो भी तो सही है ना, गलत नहीं कह सकते उसे हम, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। कोई डाउट है इसमें? नो? अभी यहां पे देखो, एक मुझे एक पॉइंट बताना है एट द एंड, मैं एक मान के चलता हूं कि यहां पे 90 की जगह पे प्राइस होती 80, एक एग्जांपल लेके चलता है, तो क्या हो जाता? यहां पे आता है 4 लाख, मतलब 80 होती है 4 लाख। हम किस पे वैल्यूएशन करते बोलो? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लेस, हम किस पे वैल्यूएशन करते हैं बोलो? किस पे करते हैं दोनों में से? 4 लाख, करेक्ट है, 4 लाख। तो 4 लाख पे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है, तो आप क्या करते हैं, आपके अकाउंट में जाते और यहां पे लिखते 4 लाख, तो ऑटोमेटिकली आप देखो 10,000 का डिफरेंस आ जाता है क्रेडिट साइड पे। ये 10,000 का जो डिफरेंस है वो कहां पे जाएगा? ये 10,000 का डिफरेंस कहां पे जाएगा बोलो? कहां पे? पी एंड एल अकाउंट में, मतलब यहां पे बाय पी एंड एल अकाउंट, डेट सेम, ठीक है, कितना? 10,000। मतलब ये आपका क्या है? लॉस है। क्यों? क्योंकि आपके शेयर्स की कॉस्ट 4,10,000 ज्यादा है और मार्केट प्राइस अभी 4 लाख है, मतलब 10,000 से कम हो गई, तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है। तो ये 10,000 का लॉस जो है ना वो पी एंड अकाउंट में भेजा जाता है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन हो गया तो डिफरेंस जो आ गया वो कॉस्ट हम पी एंड अकाउंट में डालते हैं। ये हमने पढ़ा है ओके, बट फिर से यहां पर रिपीट कर दिया। क्लियर? ये टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसे भी मार्क करना। अभी जो पढ़ा है 2-3 क्वेश्चन में मार्क करके दे दूंगा कि जो आपने पढ़ने हैं, जिसे आपने प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन भी मार्क कर देना। अभी देखना, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं पहले। अभी मेरे हिसाब से कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखना, जस्ट देख लेना, ही परचेस 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, बराबर?
और कितने में 62,500 इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। इसमें ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड है, अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं। दिस 62,500 इंक्लूड्स ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। ये एक मिनट, ये अभी जो हमने पढ़ा है ना उसके जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट चेंज किया है। सम इयर्स लेटर इन द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज दिस प्रॉफिट एंड टू इशू होल्डर। कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं, मतलब फ्री नहीं मिलते हैं, सिर्फ जो प्रॉफिट्स है जिससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे ब्लॉक किया जाता है, उसे अपने पास कंपनी रखती है, उसके बदले में शेयर्स देती है, उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर्स इशू करना इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट है उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया शेयर्स के नाम पे। ठीक है, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, मतलब एक के बदले में एक, 1 इक्विटी शेयर फॉर 1 इक्विटी शेयर बाय देम। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वेर कोटेड 75, पहले उसकी कीमत थी 175, अभी कितनी हो गई, अभी कितनी हो गई 92.50, अभी कितनी हो गई 92.50, ये मार्केट प्राइस है बराबर। एच सोल्ड द बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड 90 पर शेयर, यहां पे प्राइस दिया है, लास्ट प्रॉब्लम में उन्होंने प्राइस नहीं दी थी तो हमने जो मार्केट प्राइस है उसी पे ही सेल किया ऐसा माना था, बट यहां पे उन्होंने बोला 90 पर शेयर पे बेच दिए जो बोनस शेयर्स है। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एच। सेम है कि नहीं, सिर्फ अमाउंट चेंज है, सेम मतलब सिमिलर है, अमाउंट चेंज है। ठीक है, अमाउंट में सिर्फ चेंजेस है यहां पे, आएगा समझ में। ठीक है, आप ये ट्राई कर लोगे। अभी जो पढ़ाया था, जब आप घर पे सॉल्व करते हो ना तो पहले जो पढ़ा हमने क्लास में वो गो थ्रू करना है, देखना है, उसके बाद में आपने ट्राई करना है ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, स्मूथली आप सॉल्व कर पाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसकी वजह से। ये वाला मैंने पहले आपको कौन सा नंबर बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 बताया क्या होमवर्क इससे पहले। देखो ये 17 और 11 सेम ही है, सेम ही है, मतलब अमाउंट भी चेंज नहीं है। 62,500, 175, 92.5, 90, ये 11 के ऊपर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेम, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं, एज इट इज। अभी इससे पहले कौन सा क्वेश्चन बोला था, 6 नंबर का क्वेश्चन बोला था ना सॉल्व करने के लिए आज घर पे, बोलो। यस, ओके, और ये वाला क्वेश्चन 17 और 11 एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्ट विथ अमाउंट एवरीथिंग एग्जैक्ट सेम है। चलो तो यहां के पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये डिवेंचर का है। मिस्टर चतुर हैड 12% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ऑफ मेसस उन्नति, तो चतुर ने परचेस किए फेस वैल्यू जिसकी 100 है, 12% डिवेंचर्स, 12% ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है बराबर। ओपनिंग बैलेंस दिया है 4098 ईच, परचेस के 2120, कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट मतलब क्या, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। बाद में सोल्ड 3000 डिवेंचर्स एट 110, कम इंटरेस्ट, फिर से इंटरेस्ट इंक्लूड है बराबर। सोल्ड 2000 डिवेंचर्स एट 105 एक्स इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। परचेस 3000 डिवेंचर्स एट ₹100 एक्स इंटरेस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 105 एट द एंड। इंटरेस्ट ड्यू डेट कौन से, 30 जून टू 31 दिसंबर। आपको भी लगेगा कि यार ये सॉल्व करने में बहुत मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट कोई ऑप्शन नहीं, आपको डिवेंचर का आ सकता है या इक्विटी शेयर्स का आ सकता है या कंबाइन आ सकता है, इक्विटी शेयर्स के भी ट्रांजेक्शन होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर शायद से 13 देखा था, उसमें इक्विटी का भी था और डिवेंचर्स का भी था। मिस्टर चतुर क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2015, ही इनकर्ड 2% ब्रोकरेज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्लियरली बोला है सभी ट्रांजेक्शन में 2% ब्रोकरेज है। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चतुर एज्यूमिंग फीफो मेथड इज फॉलोड, फीफो मेथड फॉलो किए ऐसा सोच के चलना है। फीफो मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है डिवेंचर्स का, जो भी बेचे है वो ओपनिंग में से बेचे होंगे पहले, और ओपनिंग वाले बेच के खत्म हो गए तो फिर जो परचेस किया ना सेकंड टाइम उससे बेचे होंगे, ऐसा मान के चलना है, उन्होंने खुद ही बोला है।
फीफो मेथड फॉलो किया होगा ऐसा मान के चलो, ऐसा बोला है। तो चलो फटाफट बना लो। हम्म, एक 20 मिनट के आसपास चलेगा अभी। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट कर देंगे, अभी इतना टाइम डिस्कस करने में नहीं जाएगा क्योंकि अभी चीज़ें रिपीट हो रही है ना, तो फटाफट हो जाएगा। फेस वैल्यू अभी मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं कि ये कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेस कर दो, बराबर, या ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज ऐड करना लेस करना, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी उस वजह से जल्दी हो जाएगा। कॉस्ट ऑब्लिक अमाउंट लिख देना, डेट। हो गया। अभी देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, हो गया। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फटाफट कोई डाउट रहे तो बता देना। ये मान के चलूंगा कि हाँ अभी हमने डिस्कशन बार बार किया, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 डिबेंचर 100 का एक मतलब 4 लाख हो जाएगी फेस वैल्यू, 4 लाख। और कॉस्ट कितनी, 4 लाख इंटू 98, सॉरी 4000 इंटू 98, 3,92,000। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्या, यस, लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट हर केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट ड्यू डेट कब थी, लास्ट ड्यू डेट थी 31 दिसंबर। एंड में देखना, देखो 30 जून एंड 31 दिसंबर, 30 जून एंड 31 दिसंबर, अभी 1 अप्रैल चल रहा है, मतलब 31 दिसंबर, लास्ट 31 दिसंबर वॉज ड्यू डेट। उसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए ना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू के ऊपर। तो देखो 4 लाख इंटू 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ्स का निकालना है सिर्फ, तो कितना 12,000, 12,000। ओके, आगे नेक्स्ट 1 जून 2014, उस दिन क्या हो गया, परचेस 2000 डिवेंचर 120 कम इंटरेस्ट, ये कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसकी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, बराबर। 1 जून 2014, याद रखना 2120 कम इंटरेस्ट 1 जून 2014।
प्राइस कितनी है? इसमें क्या होगा? 120 है ना, 120 कम इंटरेस्ट, 2000 इंटू 120, 2,40,000। इसमें क्या होगा? ब्रोकरेज क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि ये परचेस है। ब्रोकरेज कितना है? 2% है, तो 4,800 आ जाता है। बराबर। अभी इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट लेस होगा। क्यों? क्योंकि कम इंटरेस्ट प्राइस है ना, कम इंटरेस्ट प्राइस, तो इंटरेस्ट लेस होगा। इंटरेस्ट कौन सा लेस होगा? लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट। अभी लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी बताओ? लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर ही थी ना, 31 दिसंबर ही थी। अभी तक बाद में का डिविडेंड मिला ही नहीं है, 31 दिसंबर ही थी। तो कितना हो गया बोलो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई 1 जून को परचेस किया ना, तो जून पकड़ना नहीं, 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेट करना है, 2,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 5/12, 5 महीने का निकालना है। तो 2 लाख के 12% मतलब 24,000 होता है। कितना रहेगा? 10,000 आ गया। ओके, डन। कितने? 2 लाख फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट आ गए 10,000, 2,34,800, 2,34,800। नेक्स्ट, अभी देखो, अगला ट्रांजैक्शन आने से पहले, अगला ट्रांजैक्शन आ रहा है कब? 1 सितंबर। उससे पहले इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट कब आ गया? 30 जून, 30 जून बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट आ गया? फेस वैल्यू देखो, अभी तक देखो, फेस वैल्यू का लिखने की जरूरत नहीं। 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख के आपके पास डिवेंचर्स है। 6 लाख के ऊपर लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी? 31 दिसंबर टू प्रेजेंट डेट अभी क्या है? 30 जून, मतलब 6 महीने हो गए। 6 महीने का निकालना है इंटरेस्ट 6 लाख के ऊपर। 6 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट 12% से, 6 लाख इंटू 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 6, 36,000। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया ना? मतलब स्पीड ठीक है ना? क्योंकि अभी स्पीड मैंने बढ़ा दिया, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी यार डिस्कशन बहुत सी बार हो गए कि ब्रोकरेज ऐड करना है, लेस करना है, कम इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट लेस करना है। तो ठीक है, एक बात हम सब या ओके बोल देना। ओके, स्पीड के बारे में तो वैसे इस तरह से चलता हूं मैं, ये ज्यादा लग रहा है वो भी बोल देना, तो वैसे चेंज कर देता हूं। सभी सभी। हाँ, क्योंकि एक स्टेज पे आने के बाद में मैं अगर उसी स्पीड पे पढ़ाऊंगा तो आप ही बोलोगे सर पागल है, कितना मतलब पकाते हैं, ऐसे वाली एक फीलिंग आपके दिमाग में आ सकती है। इस वजह से मुझे बढ़ाना पड़ता है वो स्पीड। कितनी बार वही बोलेंगे सर कम इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट लेस करना है। फिर मैं बोलते वक्त बोल रहा हूँ, सिर्फ उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट लेस करेंगे क्योंकि कम इंटरेस्ट है, ऐसा मैं बोलते वक्त बोल रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो चलो आगे। उसके बाद में 30 जून हो गया। 30 जून के बाद में 1 सितंबर, 1 सितंबर को क्या किए? सेल किए 3,000, 3,000 सेल किए। और कौन सा? 110 कम इंटरेस्ट, तो इसकी वर्किंग नोट कितने? ये कम इंटरेस्ट है।
कितना आता है? 3,30,000। इसमें से ब्रोकरेज क्या होगा? लेस होगा। क्यों? क्योंकि सेल है 2%। 3,30,000 के ऊपर 2%, 6,600 आ जाएगा ना। फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है 12%। कितने दिन का? लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, लास्ट ड्यू डेट वॉज 30 जून, अभी चल रहा है 1 सितंबर, मतलब जुलाई अगस्त। सितंबर नहीं पकड़ना है क्योंकि सितंबर शुरू अभी हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो इस वजह से 2 महीने इंटू 2/12। बोलो 3 लाख इंटू 12% आता है 7,200 आ जाएगा। तीन लाख 110 ही था ना? यस, 3,000 इंटू 110, 1,30,000, 3,30,000 इंटू 2%, 6,600। तो ये यहाँ पे हो गया 3 लाख, 3,000। ये कितना आ जाए? ओ, मैं इतना बोलता हूँ, मैंने ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया शायद से, सही मार्केट परचेस प्राइस पे। तीन तीन 6,000 आ गया। तीन लाख 70,400, ठीक है, 3,70,400, तो यहाँ पे लिख देना। हाँ, लेकिन इसका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट भी इमीडिएटली निकाल देते हैं, माइनस ये सेल प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी? फीफो मेथड है ना, फीफो मतलब जो पहला है उसमें से। अब ये देखो, पहला जो स्टॉक था अपने पास सबसे पहले, उसकी कॉस्ट थी 3,92,000, 3,92,000 है ना पहला जो था। उसमें आपके पास डिवेंचर्स थे 4,000, डिवाइड बाय 4,000। पहला जो स्टॉक है उसका ही एवरेज निकालना है, मतलब 3,92,000 में 4,000 आ गए थे, और कितने बेचे? 3,000। तो प्रॉफिट कितना आ जाए? 23,400। कोई डाउट है इसमें? ओपनिंग वाला फीफो मेथड बोला है, तो ओपनिंग जो है 4,000 डिबेंचर्स थे, उसमें से 3,000 बेचे, तो वो 4,000 कितने मिले थे? 3,92,000 डिवाइड बाय 4,000, तो उससे एक डिबेंचर की कॉस्ट पता चल जाएगी, इनटू 3,000। तो यहां पे देखो, तीन लाख, ये आ जाता है 6,000, और इफेक्टिव सेल प्राइस 3,70,400, और प्रॉफिट इमीडिएटली ट्रांसफर कर देना पी एंड अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे टू पी एंड अकाउंट। प्रॉफिट कितना आ गया? 23,400, जो भी आया था वो यहाँ पे लिख दिया,
कोई डाउट है बोलो, सभी एक बार बताओ, डाउट है कोई, कुछ डाउट? नो? आई क्या है, फिर से सेल किए, अरे फिर से सेल किए। लेकिन देखो इस बार 2000 जो सेल किए उसका लॉजिकली आप सोचो, ओपनिंग में 4000 थे, ओपनिंग में 4000 थे, उसमें से 3000 अभी बेचे, तो ओपनिंग में से 1000 ही बचे ना। वो क्या बोल रहे अभी 2000 बेचे, तो बाकी 1000 कहां से बेचे होंगे? ओपनिंग में 4000 थे, उसमें से 3000 बेच दिया, अभी अभी जस्ट वर्किंग नोट बनाई ना, तो बचे 1000 ओपनिंग में से, तो अभी 2000 बेचे, तो बचे हुए 1000 कहां से बेचे होंगे? जो परचेस किया था, परफेक्ट, ये जो परचेस किया था ना 2000 का, उससे बेचे होंगे, तो ये याद रखना, तो उससे बेचे होंगे। हाँ, परचेस ऑन 1 जून, उससे बेचे होंगे। तो यहां पे फिर से वर्किंग नोट सुई, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, मतलब है अकाउंट में वो तो है कि वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। मतलब वो केजीएफ का डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है कि इससे पहले यहाँ पे खून की नदियाँ बह बह जाए, दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पे ऐसा, इससे पहले यहाँ पे वर्किंग नोट्स की नदियाँ बह जाए, बह जाती है नदियाँ एक्चुअल में, दफा नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ नहीं सकते, कैसे दफा हो सकता है। यहाँ पे लिखो सेल ऑन कितना, 3000, 2105, यस, एक्स इंटरेस्ट है 2105, 2,10,000 माइनस ब्रोकरेज 2%, कितना आता है, 4200 आता है कि, इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, एक्स इंटरेस्ट है ये, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। तो अभी अब देखो ये आ गई सेल प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। अभी कॉस्ट का देखो, ध्यान सुनना, कॉस्ट इसमें से 1000 सोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग, उसकी कॉस्ट इनर कॉलम में लिख देंगे, कितनी थी, 3,92,000 डिवाइड बाय 4000 थे वो, उसके 1000 हमने अभी बेचे, 3,92,000 डिवाइड बाय 98,000 आ रहा है क्या, रिमेनिंग 1000 सोल्ड आउट ऑफ परचेस ऑन 1 जून। 1 जून को जो परचेस किया था वो कितना था, कितने में परचेस किया था, 2,34,800 उसकी टोटल वैल्यू थी, उसमें 2000 मिले थे, उसका 1000 अभी बेचा, 1,17,400, तो टोटल दोनों की मिला के 2,15,400। ये तो लॉस दिख रहा है, 9,600 लॉस। ये समझा क्या, ये समझा क्या, देखो 1000 जो बचे थे ओपनिंग से, तो ओपनिंग की कॉस्ट इतनी थी, इतने शेयर्स मिले थे, डिवाइड करने से पर डिवेंचर वैल्यू मिल जाती है, गलती से शेयर बोल दिया, इंटू 1000, तो 1000 की कितनी वैल्यू है जो बचे थे ओपनिंग में से, और बाकी 1000 कहां से बेचे, जो सेकंड टाइम आ गए थे, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले वाला जो ओपनिंग था वो तो गया, तो बचा उसके बाद में कौन सा, दूसरा आया था 2,34,800 में 2000 डिवेंचर मिले थे। ओके, तो 2000 से डिवाइड करने से मुझे पता चल गया एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, इंटू 1000, तो 1000 की कॉस्ट पता चल गई, तो ये दोनों मिला के 2000 की कॉस्ट हो गई, और वो माइनस कर दिया तो आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल गया। ये समझा क्या, ये समझा वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट को आप स्टार मार्क कर सकते हो बाद में एक रेफर करने के लिए,
ऐसा आप करते जाओ, कुछ अलग आपको मिल गया ना। अलग यहाँ पे क्या है, क्योंकि फीफो में एक स्टॉक ओपनिंग से एक परचेस से, तो ये इसमें अलग है, बाकी कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर 14 बाय बैंक, वर्किंग नोट 3, कितना 2 लाख उसकी। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट भले 100 कम हो, कैलकुलेट तो करना है, बट कम इंटरेस्ट हो तो प्राइस से लेस करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, मतलब 5 महीने हुए, 2 लाख के ऊपर 5 महीने का, लास्ट ड्यू डेट थी 30 जून, उसके बाद में 5 महीने हो चुके हैं, तो कितना आता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मुझे बता देना। और उसकी सेल प्राइस कितनी आई, वर्किंग नोट 3, 2,05,800। और उसका जो लॉस है, लॉस जाएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड पे दिखाई देगा। लॉस कितना है, 9,600। इंटरेस्ट कितना है, दो लाख के ऊपर 5 महीने का कितना आता है, 10,000 आता है ना। बोलो, बोलिए, किसने बोला कि कुछ? ओके ओके ओके, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अभी अगला ट्रांजैक्शन जो है, परचेस किए और मार्केट वैल्यू है। सिर्फ हम एक काम करते हैं, ये परचेस और मार्केट वैल्यू का रख देते हैं, कल हम कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ इंटरेस्ट लिख देते हैं, इंटरेस्ट है ना, 31 दिसंबर 14 बाय बैंक। जितने आपके पास अभी डिवेंचर्स है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट 6 महीने हो चुके हैं, 30 जून से 31 दिसंबर। अभी आपके पास कितने डिवेंचर्स है, देखो 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख के थे भाई अभी तक, उसमें से आपने 5 लाख के बेच दिए, उसमें से आपने कितने बेच दिए, 5 लाख के बेच दिए, करेक्ट है ना। जितने अभी अपने पास डिवेंचर्स है उसके ऊपर ही आपको मिलेगा ना, तो 6 लाख में से 5 लाख के बेच दिए तो बचे कितने, 1 लाख के बच गए। तो 1 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12, तो ये आ जाता है 6,000 आ जाता है। यहां तक कोई डाउट है क्या, बताओ, यहां तक कोई डाउट है, सभी लोग बोलो, यहां तक कोई डाउट है, मतलब यहां पे हम स्टॉप कर रहे हैं, बाकी 2 बचे हैं वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो फिर हम जो बचे हैं 2 ट्रांजैक्शन वो अगले लेक्चर में देख लेंगे, या आप ट्राई कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है, हम आने के बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो हो चुके हैं वैसे ही है, बट स्टिल जो भी आप ट्राई कर सकते हो तो कर लेना, नहीं करते हो तो भी कल हम देखेंगे इसके बारे में, ओके। लेकिन वो जो 2 होमवर्क है वो तो पक्का ट्राई कर लेना, और होमवर्क ट्राई करने से पहले हमने जो क्लास में वैसा जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद में होमवर्क करते जाओ, ताकि होमवर्क के टाइम पे आप स्मूथली सॉल्व जितना करोगे ना, मतलब पहले देख लोगे और बाद में सॉल्व करोगे तो स्मूथली सॉल्व होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप अटकोगे नहीं तो देख देख के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, कल के लिए, कल तक के लिए बाय बाय।